बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था, जो नहीं होना चाहिए था। सिंध हाउस के ऊपर हमला हुआ। तमाम ही चीज़ें आपके सामने हैं। अब से कुछ देर पहले सिंध हाउस के ऊपर हमले के बाद हमने देखा कि शर्जील मेमन साहब ने कहा कि सिंध हाउस पे हमला दरअसल सिंध पे हमला है। सूरत जिस तरफ जा रही है इस तरफ नहीं जाना चाहिए था, सियासत को इस तरफ नहीं जाना चाहिए था। यही तमाम लोगों का ख्याल है, यही तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतों का ख्याल है। आज के कुछ बयानात के हवाले से बात करेंगे। मैं अपना तबसरा करने के बजाय आज सारा दिन क्या होता रहा, वज़रा क्या कहते रहे, किसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किया, चार पांच बयानात लेता हूं। फिर नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आज सुबह जब हुई तो तकरीबन 2:30 से सियासत जब शुरू हुई तो शेख रशीद साहब ने कहा कि जमहूरियत में तसादुम की गुंजाइश नहीं। ये शेख रशीद साहब का कहना था, जो इससे पहले कह रहे थे कि तसादुम होगा, जला दो, गिरा दो। इसके अलावा तसादुम को बार बार आवाज दे रहे थे और कह रहे थे कि चीर फाड़ के रख देंगे। लेकिन आज दिन का आगाज जब उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि जमहूरियत में तसादुम की गुंजाइश नहीं, और बार बार आज वो अपने अरकान से कहते रहे कि घर वापस आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। इसके बाद फवाद चौधरी साहब के गुज़िश्ता दिन का बयान है, और फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसको दोबारा दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा कि शरीफ लोग हैं, इतना दीवार से ना लगाया जाए कि बदमाश बन जाए। और फिर हमने आज देखा कि सिंध हाउस का दरवाजा तोड़ के कुछ लोग उसमें दाखिल हो जाते हैं, तो जाहिर है कि ऐसा महसूस होता है कि जो कुछ वो कह रहे थे वो अब उन्होंने करके दिखाना शुरू कर दिया है। फिर आगे की तरफ आए तो शाह महमूद कुरैशी साहब, आज उनका लहजा जो था बड़ा ही ऐसा था कि जिसके अंदर वो दावत दे रहे हो मुज़ाकरात की, सूरत हाल को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने कहा हमारा गवर्नर राज का कोई इरादा नहीं है। साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में -1 की कोई गुंजाइश नहीं। इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाओ, कल नहीं तो आज लगाओ। बिलावल भुट्टो साहब के साथ कुछ देर पहले अब चौधरी शुजात साहब ने जो है वो अपना एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वोटर फैसला कर ले तो मजमा उसको नहीं रोक सकता। साथ साथ चौधरी शुजात ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस इलेक्शन के अंदर या ये सारा तहरीक अदम एतमाद का मामला है, यहाँ कहीं पर पैसा चल रहा है। मरियम नवाज साहबा ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के पास इस्तीफे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि सिंध हाउस पे हमला हो गया और ये तमाम बयानात पसे पुश्त चले गए। नैयर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हमला होता है जिस चीज़ की तरफ हम बार बार निशानदही मीडिया भी कर रहा था, अपोजिशन के सियासतदान, सीनियर सियासतदान, हुकूमत में से भी कुछ लोग कह रहे थे कि तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त सूरत हाल किस तरफ जा रही है? सिंध हाउस पे हमला हो चुका है, जिसका खतरा था, वो खतरा जो है वो अब हमने देखा कि खुलकर सामने आ गया है। शुक्रिया। देखें, गुजारिश ये है कि अमन अमान कायम रखना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है, और ये जब भी कोई जमात हुकूमत में होती है, सबसे ज़्यादा टॉलरेंस और पेशेंस उसके पास, उसकी क़यादत के पास होता है। ये गवर्नेंस के तकाज़े ये है। लेकिन ये इनका चेयरमैन जो है तहरीक इंसाफ का, ये जब से ये गुफ्तगू कर रहा है, जो लहजा उसने इख्तियार किया हुआ है, ये किसी सेंसेबल आदमी का, किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी का ये एटीट्यूड नहीं है। और आज आप देखें कि अगर आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे तो फिर जवाब तो आ सकता है मुतहदा पोजीशन से, लेकिन मुतहदा पोजीशन ने बड़े कूल माइंडेडली इस बारे मामले को देखा, और बिलखसूस नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखा कि 23 मार्च को OIC कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो तशद्दुद की जानब, एजिटेशन की जानब तो वो अपोजिशन नहीं गई। और यहाँ पे आज सिंध हाउस के सामने जो हुआ, और जो दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके साथ थे, ये जजेस कॉलोनी के पास जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, सिंध हाउस वहाँ लोकेटेड है। ये इस्लामाबाद का IG क्या कर रहा है, इस्लामाबाद का चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, इस्लामाबाद में जो बैठा इंटीरियर मिनिस्टर है वो क्या कर रहा है, सेक्रेटरी इंटीरियर क्या कर रहा है, ये सोए हुए हैं कि जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के घर के बिल्कुल सामने ये तोड़ फोड़ हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, बदमाशी हो रही है। और ये उनका कहता है जी हम शरीफ हैं, बदमाश बने। शरीफ हमेशा शरीफ होता किसको है। जिम्मेदार आप समझते हैं? शेख रशीद साहब को आप लोग बार बार कह रहे थे कि वो जिम्मेदार होंगे इस तमाम मामलात के, अगर कोई सिंध हाउस के अंदर कोई नाखुशगवार वाकया हुआ, तो किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आज के सारे वाकये का? उन दो MNAs का अपना जाती फैसला है? क्योंकि असद उमर साहब ये कहते हैं कि हमने तो पार्टी के कारकुनान को कहा वापस आ जाएं, लेकिन फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी ऐसा ना हो कि आवाम जो है वो फिर मुश्तिल हो जाए। तो हुकूमत की सफों के अंदर भी कोई एक बयान नहीं आ रहा, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? हम जिम्मेदार इमरान खान को समझते हैं। और उन्होंने कल एक रिट, एक खातून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी थी, जिस पे उन्होंने ये दरख्वास्त की, प्रेयर की कि जी ये गवर्नमेंट को और अपोजिशन को ये ना करने दिया है जलसा जुलूस। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मैं किसी को
जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मैं उससे रोक नहीं सकता, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना जिम्मेदारी जो है हुकूमत वक्त की है, इंटीरियर मिनिस्टर की है। अगर कुछ होता है तो फिर ही विल बी रिस्पॉन्सिबल, पहली बात। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कारकुनों ने जो किया या MNA ने जो किया, ये प्रोवोकेशन, ये इमरान खान की दी हुई प्रोवोकेशन है, जो मुख्तलिफ जलसों में जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है, जिस किस्म के वो पैगामात अपने कारकुनों को दे रहा है, ये ऐसे नज़र आता है कि शिकस्त उनको सामने नज़र आ गई है। शिकस्त को वो तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीका इख्तियार करना चाहते हैं। अगर उनके पास 172 की स्ट्रेंथ है तो पार्लियामेंट के इजलास जल्दी बुला के वहाँ पे अप्रूव करते। जैसे कि एक वो उनको डिफीट हुई सेनेट के इलेक्शन इस्लामाबाद की सीट पे, उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। आज अगर वो लोग इनसे डिफेक्ट कर गए से या इनको छोड़ गए हैं, इनसे नाला हैं, इनकी पॉलिसी से मुतफिक नहीं है, इनके साथ नहीं रहना चाहते, तो फिर भी अगर 25 लोग इनकी जमात छोड़ जाएं तो फिर भी इनके पास तो मेजॉरिटी नहीं रहती, तो फिर इनके पास कोई जवाब नहीं रहता बतौर प्राइम मिनिस्टर ये काम करें या कैबिनेट वहाँ काम करे। तो इसलिए ये तशद्दुद का रास्ता जो इन्होंने इख्तियार किया, इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, इसलिए इन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया। अच्छा नईर बुखारी साहब, आप एक कानूनदान भी हैं। हुकूमत ने राब्ता किया है सुप्रीम कोर्ट से तशरीह के लिए कि 63A जो है उसके मुताबिक जो फ्लोर क्रॉसिंग का कानून है उसकी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से राब्ता किया गया। आप क्या समझते हैं कि उस कानून की तशरीह वही है कि जो गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने अपने हैंड आउट के अंदर कही, या जो हुकूमत जो कह रही है कि हम अभी उसको नोटिस सर्व करेंगे और उसके बाद जो है वो उनको वोटिंग से पहले ही फारिग कर दिया जाएगा? उनकी ख्वाहिश भी है, कह भी रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, इस हवाले से बात भी हो रही है। एक कानूनदान की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि कहां पर वैलिड पॉइंट है? देखें नहीं, जो मंशा थी ना कानून साजों की, जब ये 63 इंसर्ट किया गया, अगर तो ये होता कि बिफोर वोट किसी को डिस्क्वालीफाई करना तो ये 63A में दर्ज होता। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट तो कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती। और ये नज़र ऐसे आता है कि इनको सारे रास्ते जब नज़र आए कि हमें कामयाबी कहीं से नहीं मिल रही, एक तो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में यह गेक इंटरप्रेट करे, और उसमें ये इनकी प्रेयर होगी कि जनाब जब तक सुप्रीम कोर्ट 63A को इंटरप्रेट नहीं करती तो तब तक के लिए ये वोटिंग प्रोसेस को रोका जाए। वोटिंग प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकेगी, क्योंकि ऐसी कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। स्पीकर जो है वो कबल अस वोटिंग जी बुखारी साहब बात कंप्लीट आइन के तहत किसी को रोका नहीं जा सकता। ये राइट हर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को देता है, राइट आइन देता है कि वो अपनी मर्जी से वोट इस्तेमाल करे, चाहे वो अपनी पार्टी के खिलाफ करे। हाँ, उस इवेंट में उसकी पेनल्टी ये है कि वो डी सीट हो जाएगा, और अगर कोई शख्स डी सीट होने को प्रेफर करता है और अपनी जमात के खिलाफ वोट देना चाहता है तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता, और स्पीकर के पास ये कोई इख्तियार नहीं है। स्पीकर मैं समझता हूँ अभी भी पार्टीजन बना हुआ है, इसको बहुत जल्द अज जल्द ये इजलास बुलाना चाहिए था, ताकि इस नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है इसकी फेट डिसाइड हो जाती। और अभी कल से जो लोग सामने आ गए, बिल्कुल ठीक है। मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी तरफ आता हूं। हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब भी मौजूद होंगे ब्रेक के बाद, हाफिज तारिक साहब सीनियर तजियाकार हैं वो भी मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी मामले के ऊपर बात करेंगे कि स्पीकर के इख्तियारात आखिर हैं क्या और स्पीकर कहां तक जा सकता है। क्योंकि असद कैसर साहब का एक ये बयान आया है कि वो जब चाहें, जितने अरसे के लिए चाहें, इजलास मुलतवी कर सकते हैं। क्या वाकई उनका इख्तियार है या उन्होंने जो है वो इसके हवाले से सही अभी स्टडी नहीं की है? आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं, हाफिज तारिक साहब मौजूद हैं, नैयर बुखारी साहब मौजूद हैं, तीनों ही बड़े सीनियर पैनल हमारे साथ मौजूद है। अहमद बिलाल साहब, स्पीकर अगर ये चाहे कि वो इजलास बुलाए और उसके बाद उसको गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दे और ये अदम एतमाद की जो तहरीक है ये पेश ही ना हो, या इसको पेश होने में कोई जो है वो ऐसा कानूनी लकूना निकाला जाए, तो ये किस हद तक कानूनी तौर पर मुमकिन हो सकता है? देखिए, मेरी राय में तो कानून इतना वाज़ेह है और इतना क्लियर है, उसके अंदर से कोई लकूना नहीं निकाला जा सकता। वो इस सेशन को बिल्कुल मुलतवी नहीं कर सकते जब तक कि उसका फैसला ना हो जाए,
और उसके लिए जो बाकायदा एक टाइम लाइन दी हुई है कि इतने दिन में इजलास बुलाना है, इतने दिन के अंदर उसके ऊपर वोटिंग करानी है, वो सिर्फ उसको फॉलो कर सकते हैं। हाँ, उस तारीख के जब उसके ऊपर डिस्कशन हो रही हो, किसको कितना वक्त देना है और कितनी देर के लिए देना है, ये वो इतना रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन तहरीक एतमाद के मामले में बहुत ज़्यादा डिस्क्रेशन उनके पास नहीं है। हाँ, 14 दिन में इजलास बुलाना है, वो 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 14 दिन से पहले भी बुला सकते हैं, लेकिन 14 दिन के बाद बुलाने की उनके पास डिस्क्रेशन नहीं है। तो उनका इख्तियारात महदूद हैं, उसी के अंदर रह के उनको अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं। और ये मेरा ख्याल तो ये है कि ये जो इंडेफिनिटली पोस्टपोनमेंट करने वाली बात है, इसकी भी गालिबन तरदीद आ गई है। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये मुमकिन है कि स्पीकर साहब किसी रोलिंग के जरिए कोई खास ऑर्डर पास करें या किसी को वोट देने से मेरी मुराद है कि उसको जो है वो हुकूमत से निकलकर अपोजिशन की साइड जाने से रोक सकें किसी रोलिंग के जरिए, जिस तरीके से हमने देखा कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर भी हुआ था। देखिए, करने को तो लोग कत्ल भी कर देते हैं और कई गैर कानूनी काम कर देते हैं। अगर गैर कानूनी काम ही करना है तो फिर तो ये हो सकता है वो कर गुजरे, लेकिन अगर कानून के अंदर रह के उन्होंने करना है तो फिर तो कोई गुंजाइश नहीं है कि वो किसी को वोट देने से रोक सकें या किसी का वोट काउंट ना करें। ये नामुमकिन बात है, ये उनके पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। इस तहरीक एतमाद की बात हो या वैसे किसी मौके पे, वो किसी के वोट को ना रोक सकते हैं, ना किसी को रिजेक्ट कर सकते हैं किसी के वोट को। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से तशरीह मांगी गई है 63A की। आप क्या समझते हैं कि कानून उसको कितना इस वक्त जो मौजूद आइन के अंदर जो उसके सारे हदूद मौजूद हैं, फिर इलेक्शन कमीशन ने कल उसकी वजाहत की है, आप क्या समझते हैं कि उसकी असल वजाहत है क्या अभी तक की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक? देखिए, वो भी बहुत वाज़ेह है। अभी बुखारी साहब भी आपको बता रहे थे, मेरी भी जो मैं आम आदमी की हैसियत से उसे समझता हूँ, वो बड़ा क्लियर है। अगर ये उनको वोट देने से पहले किसी तरीके से नाअहल करार दिलाया जा सकता, तो फिर वो बात की जो तमाम तफसीलात दी गई हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप सब पहले अगर आप ऐसा होगा, तो फिर पार्टी का सरबराह डिक्लेयर करेगा कि मेरा मेंबर पार्टी का वो डिफेक्ट कर गया है। उस डिक्लेरेशन की बुनियाद पे फिर वो उससे वजाहत तलब करेगा अपने मेंबर से। मेंबर की वजाहत अगर उसको काबिल इत्मीनान नहीं लगेगी तो फिर वो स्पीकर को इसका डिक्लेरेशन भेजेगा और स्पीकर 2 दिन के अंदर फिर उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। 30 दिन के अंदर उसका फैसला होगा। उसके खिलाफ अपील करनी है तो 30 दिन के अंदर अपील हो सकती है और 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को उसका फैसला करना होगा। ये पूरी तफसीलात हमारे 63A के अंदर दर्ज है और ये तफसीलात दर्ज इसीलिए हैं कि वो वोट देने से पहले वो डिफेक्शन मुकम्मल नहीं होती तो डिफेक्शन की सजा देने का सवाल पैदा नहीं हो सकता। तो ये अजम्पशन करना, लेकिन बहरहाल वो वजाहत मांग सकते हैं, रेफरेंस दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बुनियाद पे उनसे एडवाइस मांग सकते हैं। वो उन्हें मांगनी चाहिए, मांग ले, लेकिन उसकी वजह से ये प्रोसेस डिले करने की मेरे ख्याल में कोई भी कोशिश इंतहाई खतरनाक होगी। प्रोसेस को अपने टाइम लाइन पे चलना चाहिए, वजाहतें वो मांगते रहें। अगर वो वक्त पे वजाहत आ गई तो उसके मुताबिक अमल होगा, वरना जो इस वक्त का प्रेवलेंट है, जिसकी बुनियाद पे काम चल रहा है, वही चलता रहेगा। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि स्टे दें, इलेक्शन कमीशन मेरे खिलाफ जो है वो कार्रवाई ना करे सवात जलसे के हवाले से। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात क्या क्या हैं, वो क्या कर सकता है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ या किसी रुकन असम्बली के खिलाफ, हुकूमती रुकन असम्बली के खिलाफ, कि जिसको वो तंबीह भी करे कि जी आपने जलसे में नहीं जाना या जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं उस इलाके में नहीं जाना। उसके बाद इस वायलेशन के ऊपर इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियारात हैं? अच्छा, मेरे सामने बिल्कुल वो कानून तो नहीं है, लेकिन अगर ये वायलेशन करते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना हो सकता है। जो पहले भी जुर्माना आपको मालूम है चंद लोगों के ऊपर हुआ था, लेकिन वो बहुत छोटी रकम है और लोग जुर्माना करके फिर दोबारा उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। अगले ही
ये होगी कि वो उनको लोगों को उन्होंने एक्सपेल किया था, फिर उसके खिलाफ वो कोर्ट में चले गए थे। लेकिन अल्टीमेटली अगर ये इस तरह का काम करते रहेंगे बार-बार और इलेक्शन कमीशन की हुक्म-अदूली करेंगे, तो फिर ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आएगा। गालिबन बुखारी साहब आपको ज़्यादा बता सकेंगे। फिर वो नाअहली की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि ये क्रिमिनल केस बन सकता है। बुखारी साहब, कानूनी तौर पर आप क्या समझते हैं, जिस तरह अहमद बिलाल साहब कह रहे हैं कि ये जो है वो किसी ऐसी कार्रवाई की तरफ जा सकता है कि जो इंतहाई कार्रवाई कहलाए, इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो कानून है, इलेक्शन का जो पूरा लॉ है पाकिस्तान का, वो क्या इंटरप्रिटेशन करता है इस वायलेशन की? शुक्रिया। देखें, ये जो इलेक्शन एक्ट है ना, ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बैठ के और बहुत सारे जो प्रीवियस लॉज थे उनको मर्ज करके एक ही में यकजा कर दिया। ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट या और बाकी जो उसका था इलेक्टोरल एक्ट था, ये सब को उन्होंने यकजा किया है और एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। और इसके पास इलेक्शन कमीशन के पास बिल्कुल पावर्स हैं और वो इन्वोक भी करते हैं, और अगर ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस होगा तो ये डिसक्वालिफिकेशन की भी जा सकता है और करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के जुमरे में भी आ सकता है। ये उनकी पावर्स है। और फिर अभी रिसेंटली 8 मार्च को एक मीटिंग हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन हुई और एक कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने अंडर द एक्ट बनाया, जो सारे एग्री करके आए उनसे, और उसके बावजूद ये वायलेशन कर रहे थे। और एक ऑर्डिनेंस ये लेके आए थे जिसके ज़रिए इलेक्शन एक्ट को इन्होंने अमेंड किया, लेकिन वो कंसर्न जो सेक्शन थी वो नहीं थी, ये डिफरेंट सेक्शन इन्होंने अमेंड कर दी थी। ये इनकी लीगल टीम का हाल है। और क्योंकि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, और वो पावर, वो अथॉरिटी उनको आइन देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो इसलिए वो उनकी डिसक्वालिफिकेशन की तरफ बिल्कुल वो जा सकते हैं। और अगर ये डिफाई करेंगे आइन को और कानून के तहत जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, तो फिर आप देख लें कि इस मुल्क में फिर तो ये तो एनार्की की तरफ जाएंगे। और अभी रिसेंटली कल का जो अच्छा बुखारी साहब, आज जो उनका बुखारी साहब एक चीज और फरमाइएगा कि 63A के तहत फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि नाअहली तायात हो सकती है। नहीं, मेरी यार सुन लें, ये देखे ना, आइन को अमेंड फवाद चौधरी साहब ने करना है या उनके चेयरमैन ने करना है? आइन अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर सकती है। आइन में ये बात दर्ज है कहीं? कतई दर्ज नहीं है। बात देखें, अगर जो इंटेंशन थी लेजिस्लेटर्स की 63A बने, वो दर्ज कर दी जाती कि प्रायर टू कास्टिंग वोट वो उनको डिस्क्वालीफाई कर देते। अच्छा हाफिज साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। हाफिज साहब, जो सूरत हाल है, अभी इत्तला आई है, मुझे प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि शहबाज गिल साहब अपने गिरफ्तार MNAs को थाने से छुड़ा कर ले गए हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि जब अंसारुल इस्लाम के कारकुनान गिरफ्तार होते हैं तो उनको जो तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है, पार्लियामेंटेरियंस को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। दूसरी जानिब जो है वो ट्रक के ऊपर हम देख रहे थे कि जिस तरह की तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं बड़े तरीके से, खूबसूरती से, वो सब कराते हुए लेके जाया जा रहा है। तो हाफिज साहब, आप क्या समझते हैं कि ये दोहरा मयार नहीं है हुकूमत का? किस तरफ जा रहे हैं हालात? नहीं, हालात तो हुकूमत को ख़ुद समझ नहीं आ रही कि किस तरफ जा रहे हैं। जो हुकूमत की सूरत हाल है वो इस तरह से है कि जिस तरह इमरान खान साहब ख़ुद सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली है, तो आपने देखा है कि गली मोहल्लों में और छोटे मैदानों में जब क्रिकेट का मैच होता है और उसमें बहुत दफ़ा ऐसे मौक़े आते हैं कि जब मैच हारने वाली टीम होती है या तो वो झगड़ा कर देती हैं या कोई छोटे बच्चे बैट लेके भाग जाते हैं, बॉल छुपा देते हैं, गालम गलोच शुरू कर देते हैं ताकि लड़ाई झगड़ा हो जाए और मैच ख़त्म हो जाए। तो सूरत हाल हुकूमत की ऐसी नज़र आ रही है। जिस तरह के उनके तर्जुमान टेलीविज़न के ऊपर ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से उनके वुज़रा जिस ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी फ्रस्ट्रेशन में नज़र आ रहे हैं, पैनिक नज़र आ रहा है, उससे तो वो सियासी माहौल को गरमाते जा रहे हैं और ये सब के लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं 10 लाख लोगों के अंदर से गुजर के जाना पड़ेगा। आज जो मेरी इत्तला है उसमें ये कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रेड जोन के अंदर एक मरतबा फिर 144 के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर रही है। 2 माह के लिए यहाँ पाबंदी लगा रहे हैं कि इज्तिमा ना हो।
शायद जो जलसा जो मकाम पीटीआई चाह रही है वो उस मकाम पे शायद 27 को जलसा भी ना कर सके, अगर उसकी हुदूद जो है वो रेड जोन के अंदर में आती होगी। तो ये जो जितना आप तशद्दुद की तरफ ले जा रहे हैं, सिंध हाउस में आज जो कुछ किया, नवाब शेर वसेर के हलके में, वहाँ पे उनके घर के सामने हुआ, वजिया कमर के घर पे जाके वहाँ पे लोटे लटकाए, राजा रियाज के सामने हुआ, नूर आलम साहब के ट्विटर पे आप देख लें कि उनको धमकियाँ दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई। तो ये मतलब आप कर क्या रहे हैं, हमारी तो समझ से बाहर है कि इसके नताइज क्या निकलेंगे। और इमरान खान साहब जो खुद कहते थे कि अगर मेरे अरकान अच्छा हाफिज मुझे साहब, कह देंगे हाफिज बता साहब चौधरी शुजात साहब कहते हैं कि पैसे नहीं चले, बोरियां पैसों की नहीं आई, सिंध हाउस के अंदर कोई खरीदो फरोख्त नहीं हुई। आप कितने मुत्तफिक हैं? आप तो साफी हैं, आपके पास तो सही खबर होगी। पैसों की बोरियां आई हुई हैं क्या? सुबह सिंध से सुना है कि मोटरवे के रास्ते आई हैं, कोई हुकूमत इल्जाम लगा रही है, सुना तो मैंने कुछ नहीं है, इल्जाम हुकूमत का वही सुना है हमने। तो क्या पैसे पड़े हुए सिंध हाउस के अंदर? आपके पास क्या इत्तला है? कल हम गए थे सिंध हाउस में, कल जिन एंकर्स ने वहाँ से प्रोग्राम किया उनमें से एक मैं भी था, बहुत सारे लोगों से मिले। ये सवाल हमने उन लोगों के सामने भी रखे हैं। अगर तो मोटरवे से इतनी मूवमेंट हो रही थी तो कहाँ थी फेडरल गवर्नमेंट और इतनी सारी एजेंसियाँ उनकी कहाँ थी? ये पैसा यहाँ पहुँच रहा था, वो क्या कर रहे थे? वो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? वो ले आए वो सबूत, वो कहते हैं जी हमारे पास वीडियोज़ भी हैं, चीज़ें भी हैं। सिंध हाउस के ऊपर ड्रोन उड़ाए गए, जिस तरीके से टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद साहब कह गए कि अगर हम ये डेटा बाहर लेके आएंगे तो लोग कहेंगे कि जी ये प्राइवेसी किस तरीके से मुतासिर हुई है। तो ये सब कुछ हुआ है, इल्ज़ामात लगाते रहे। कल जब जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ चढ़ रहा था, उड़ रहा था, उस वक्त भी इस किस्म के इल्ज़ामात लग रहे थे। पाकिस्तान की सियासत में लगते हैं। और ये कह रहा है कि पैसे का अमल दखल नहीं होता, ये भी गलत बात है। चाहे वो सेनेट के इंतखाबात हों, दूसरी चीज़ें हों, पैसे का अमल दखल भी होता है। लेकिन इन मामलात में जो लोग गए हैं, अब नूर आलम खान साहब, जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि नूर आलम खान साहब पाकिस्तान के रिचेस्ट तरीन एमएनए हैं। इसी तरीके से और बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई फाइनेंशियल मैटर नहीं है, 10, 15, 20 करोड़ रुपए उनके लिए कोई हैसियत नहीं रखते हैं। और इस स्टेज पे 15-20 करोड़ रुपए लेके वो अपनी सियासत को कोई दफन करे, मुझे थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है। पॉलिटिकल इंसेंटिव है ज्यादा। अच्छा हाफिज साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। नैयर बुखारी साहब ये फरमाइएगा, नैयर बुखारी साहब ये फरमाइएगा, कौमी हुकूमत की क्या गुंजाइश आइन में क्या है? शहबाज शरीफ साहब का ये बयान आप लोगों के साथ इत्तफाक करते हैं, नहीं करते? उन्होंने जाती हैसियत में दिया, कौमी हुकूमत से आखिर मुराद क्या है? और ये 5 साल अचानक आए कहाँ से? अभी तो साल 1.5 साल रह गया। अगर हुकूमत आ भी जाती है आप तमाम लोगों की कोलिशन की मिल के अपोजिशन में, तो 1-1.5 साल का मामला है, ये 5 साल की बात कहाँ से हुई? किससे कौन सी डीलिंग चल रही है? आप लोग मुत्तफिक हैं या आप समझते हैं कि उन्होंने जाती हैसियत में बयान दिया? देखें, वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं और पीएमएनएन के प्रेसिडेंट भी हैं। और मेरा ख्याल है कि जब उन्होंने कह दिया कि स्वाय पीटीआई के उनको ये हम नेशनल गवर्नमेंट बनाए, तो मीनिंग देयर बैक वो जो पार्टीज़ हैं, ये अलायंस की बात की है उन्होंने। नेशनल गवर्नमेंट की ऐसा प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कतन कोई नहीं है कि नेशनल गवर्नमेंट क्या है। कोलिशन पार्टनर्स तो हो सकते हैं, अलायंस की गवर्नमेंट तो हो सकती है, लेकिन है कि पार्लियामान में बड़े वाज़े रूल्स हैं, लीडर ऑफ द हाउस है, लीडर ऑफ द अपोजिशन है। और वो सिचुएशन बड़ी सामने, और इवन बहुत हाउसेस में ये सूरत हाल होती है। तो गालिबन ये इसको मिसरीड किया जा रहा है या मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है। जब उन्होंने कह दिया कि जी माइनस पीटीआई, तो मीनिंग देयर बाय कि ये है कि ये एक कोलिशन गवर्नमेंट और या अलायंस की गवर्नमेंट हो सकती है। तो नेशनल गवर्नमेंट तो आप इसका कोई कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा तो है नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये नेशनल गवर्नमेंट वाली अच्छा, बात कुछ को जगहों से बात आई है कि properly इमरान खान साहब understand को किया माइनस जाए। करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो इत्तेहादी कबूल कर लेंगे। तो अपोजिशन भी इस पे सोच सकती है कि अगर इमरान खान साहब स्टेप डाउन कर जाएं, माइनस हो जाएं, या वो कहें कि मेरी पार्टी से कोई मुंतखब हो रहा है। वैसे ऐसा चांस तो पाकिस्तान में होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो आप लोग अपोजिशन सपोर्ट करेगी इमरान खान साहब की अगर माइनस हो जाते हैं तो? देखिए, वो अभी अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर बैठे हैं। इमरान खान अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर बैठा है। मैं समझता हूँ कल जब 10 एमएनएज ने कहा कि हम उसके साथ नहीं हैं, तो लीगली भी उनके पास कोई जवाज़ नहीं है कि वो हुकूमत में बैठे, क्योंकि उन्होंने ख़ुद क्लेम किया जी हमारे पास 178 मेंबर्स हैं। तो 178 से आप 168 पे आ जाए, जो कल की स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक भी वो मेजॉरिटी लूज़ कर गए। अगर वो मेजॉरिटी लूज़ कर गए तो आज वो उनका कोई जवाज़ नहीं है उनकी कैबिनेट के मेंबर्स का भी इस किस्म की गुफ्तगू करने का या क्लेम करने का।
बाकी बात यह है कि ये तो मुतहदा अपोजिशन ने फैसला करना है, लेकिन हम नहीं समझते कि इस किस्म के कैलिबर के, ये मेरी ज़ाती राय है कि इस किस्म के कैलिबर के लोग पीटीआई में हैं कि जिनको हुकूमत में शामिल किया जाए या जिनको हुकूमत दी जाए। ये नाअहलों का टोला है और 3.5 साल में एक आखिरी चीज पे तबसरा कर दीजिएगा बुखारी साहब, हर बंदे पे गवर्नर राज की क्या गुंजाइश होती है आइन के अंदर? सिर्फ आइन की अगर इंटरप्रिटेशन आप करें बहैसियत कानूनदान, एक मिनट को अगर हम सियासत को थोड़ा सा साइड में रखें, एक कानूनदान की हैसियत से गवर्नर राज की क्या जरूरत होती है, क्या हैसियत होती है, किस तरीके से नाफिज किया जा सकता है अगर किसी सूबे में वफाकी हुकूमत ने करना हो? देखिए, पहले इसको एक बात ज़रूर देखें। एक तो आर्टिकल 48 है कि प्रेसिडेंट ने एक्ट करना होता है एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब मैं समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर का, इसके पास मेजॉरिटी नहीं है, इसकी तो कोई एडवाइस ही नहीं होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट को अमल दरामद करे। फिर वो प्रोविजन जो इमरजेंसी की है वो आर्टिकल 232 है। अगर प्रेसिडेंट एट हिज ओन कोई इमरजेंसी डिक्लेयर करता है तो फिर उसको पार्लियामान के पास जाना पड़ेगा विद इन 10 डेज, या फिर प्रोविंशियल असेंबली जो है वो रेजोल्यूशन पास करे और प्रेसिडेंट फेडरेशन से कहे कि जी सिचुएशन इस किस्म की है कि सूबे के मामलात आइनी और कानूनी तौर पर चल नहीं सकते और इसलिए वो इंटरफेयर करे और यहाँ पे इमरजेंसी का नफाज हो। और जब इमरजेंसी का नफाज हो जाएगा तो फिर इसी में 232 में प्रोवाइडेड है कि फेडरेशन के नुमाइंदे के तौर पे जब असेंबली सस्पेंड होगी या वो काम नहीं कर रही होगी, इन सेशन भी नहीं होगी और उसकी ऑपरेशनल भी नहीं होगी, तो टिल सच टाइम गवर्नर जो है वो वफाक की नुमाइंदगी करते हुए नज़्म नस्क जो है वो संभाल सकेगा। लेकिन अब बात यह है कि बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब आपका। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। हाफिज तारिक साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे तबसरा जरूर लेंगे कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं और अंदर की खबर आखिर है कि आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, हाफिज तारिक साहब हमारे साथ मौजूद है। हाफिज साहब, पार्टी इज ओवर कह सकते हैं? सेफली थोड़ा सा मार्जिन रख लें, लेकिन कह सकते हैं, क्योंकि जो कल कुछ हुआ है उसके बाद तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची। वही इमरान खान साहब जो कह रहे थे कि मेरे साथ अगर लोग नहीं होंगे मैं खुद चला जाऊंगा। पहले कहते थे कि अगर 500 लोग भी आवाज़ लगा दें गो इमरान गो चला जाऊंगा। अब वो कुर्सी के साथ ऐसे चिपके हुए हैं कि उससे उठने का उनका दिल नहीं चाह रहा। और बता देना मार्जिन बस अल्लाह ताला ने अगर खुश कर रखा है, बाकी ज़ाहिरी असबाब में और ह्यूमनली तो मुझे कोई पॉसिबल नज़र नहीं आती चीज़ें, क्योंकि 12-14 MNAs कल खुद सामने आ गए हैं। कुछ और MNAs हैं जो कि जिन्होंने कल अपने आप को शो नहीं किया, लेकिन वो सामने नहीं आया। और जो हमारी इत्तलात हैं उसके मुताबिक इत्तेहादियों की भी तमाम तर मामलात और जो चीज़ें हैं वो तय पा चुकी हैं अपोजिशन के साथ। वो अनाउंसमेंट वही मैंने आपसे पूछना है, MQM की बड़ी खबर आपके पास होती है, MQM के मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं? मैं ये समझता हूँ कि ड्राफ्ट पे काम हो रहा है। खुद वसीम अख्तर साहब ने उस दिन एक इंटरव्यू में कहा था 2 ड्राफ्ट MQM ने तैयार कराए हैं। एक ड्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब यानी PDM से रिलेटेड है, जो फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड उनकी चीज़ें हैं, क्योंकि मरकज़ में हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ साहब को नामजद किया है एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के अपोजिशन ने। साथ साथ पीपल्स पार्टी के साथ उनके जो लोकल गवर्नमेंट के इशूज़ हैं उसके ऊपर भी वो बात कर रहे हैं। और जो हमारी इत्तलात हैं वो ये है कि मुत्तहिदा ने शर्त रखी है कि पहले जो है वो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से कानून साजी को हतमी शक्ल दी जाए, बिल तैयार कर लिया जाए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर रजामंदी जाहिर कर दी है। बाकी मुतालबात पे भी रजामंदी जाहिर कर दी है। कोई एक भी मुतालबा ऐसा नहीं है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का विफाक से रिलेटेड और सूबे से रिलेटेड जिसे अपोजिशन की इन जमातों ने तस्लीम ना किया हो। तो उनकी चीज़ें भी मुझे लगता है कि फाइनल शेप की तरफ हैं। अपोजिशन की ख्वाहिश ये थी कि ये जो OIC की सबमिट जब तक हो रही थी उस वक्त तक चीज़ों को टोन डाउन करें, लेकिन हुकूमत की जानिब से बारहा इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि ये सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। अभी भी बहुत सारे जो अच्छा हाफिज साहब, एक आखिरी मिनट है, मैं चाहता हूं कि आप उस पर भी तबसरा कर दें। आज खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि 2/3 अक्सरियत की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे पास इतने लोग आ गए कि 2/3 अक्सरियत हो गई। तो क्या अपोजिशन इस तरफ जाएगी कि 2/3 अक्सरियत ले और फिर अपनी मर्जी से कानून साजी करे और तहरीक इंसाफ की तमाम चीज़ों को रोल बैक कर दे जो पिछले तमाम अरसे में करते आए, वो ओवरसीज को वोट हो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, तो ये इस तरफ जा रहा है मामला? ये 2/3 जो कानून साजी अपोजिशन करना चाहती है उसके लिए 2/3 की ज़रूरत नहीं है।
जो तादाद है, कल खुर्शीद शाह साहब से मेरी खुद बात हुई, 45 के करीब उनका ख्याल ये है कि लोग उनके साथ होंगे इत्तेहादियों को मिला के। तो इस तरह से ये तादाद कोई 200, 202, 200 के करीब पहुंच जाएगी, प्लस माइनस 2-4 लोगों के। इत्तला जो इनका प्लान है वो यही है कि 1.5 से 2 माह के अंदर जो स्पेशली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से जो चीज़ें मंजूर हुई हैं उनको ये रिवर्स बैक कराना चाहते हैं, और सितंबर अक्टूबर के अंदर नए इंतखाबात जो है वो इनके जहन में है अपोजिशन के। मुझे लगता है हालात इसी तरफ जा रहे हैं। गो के इमरान खान साहब को ये तजवीज़ दी गई है कि वो अपोजिशन के साथ इंगेजमेंट करें, खुद ये कह दें कि वो रिजाइन होने के लिए, और इस साल सितंबर अक्टूबर में लेकिन वो इलेक्शन करेंगे कराने के नहीं। लिए बहुत तैयार शुक्रिया, हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। जो कुछ भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज।